नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी परिचर्चा का विषय है शेखर जोशी और हिमालयी संवेदना के कथाकार। और इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र ठाकुर जी और हमारी समय के एक महत्वपूर्ण कथाकार श्री नवीन कुमार नैथानी जी। ठाकुर जी और नैथानी जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत जितेंद्र ठाकुर जी मैं आपसे करता हूं। और अभी हमारे समय के एक बहुत महत्वपूर्ण कथाकार शेखर जोशी जी का देहावसान हुआ है और वो लंबी उम्र जीकर गए हैं और सफल जीवन जीकर गए हैं, लेकिन क्योंकि नई कहानी के महत्वपूर्ण स्तंभ थे इसलिए हम सभी आहत हैं। वो जो शेखर जी का दौर है और उनके समय के जो बाकी कथाकार हैं, उन्होंने हिमालय के इस अंचल को कैसे अपने साहित्य में चित्रित किया, अंकित किया, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, शेखर जोशी की कहानियों में और कविताओं में जी दोनों में हमें हिमालय धड़कता हुआ दिखता है, मगर उसका स्वरूप थोड़ा सा भिन्न है। जी उसमें संगीत भी है, दृश्यात्मकता भी है जी और प्रतीकात्मकता भी है। शेखर जोशी की कहानी अगर जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही और जिसने उनको पहचान बख्शी, कोसी का घटवार, उस कहानी में एक जगह देखिए आप, शेखर जोशी बताते हैं कि लक्ष्मा आटे की लोई बना रही है जी और आटे की लोई बनाते हुए उसके जो कंगन है वो आपस में टकरा रहे हैं और टकराने से जो ध्वनि पैदा हो रही है जी उसकी संगीतात्मकता का वो वर्णन वहाँ पर करते हैं जी। तो वो पूरी जो एक आप समझिए पर्वतीय संस्कृति है, उसका परिधान है, उसका जो पहरावा है जी उसका वर्णन वो वहाँ पर एक नए तरीके से करते हैं जी। और उसका लक्ष्मा का स्वाभिमान जी हमें वहाँ देखने को मिलता है। जी जब वो अपने भूखे बच्चे को, दयनीयता की स्थिति में हैं वो लोग, मगर वो गुसाई से किसी प्रकार की सहायता लेना पसंद नहीं करती जी और उसे, अपने बच्चे को उसके सामने नहीं आने देना चाहती। जी बिल्कुल यही चीज कि पारिवारिक, वो अपने परिवार की मर्यादा को, सम्मान को, अपने पति के परिवार की मर्यादा को, सम्मान को बनाए रखना चाहती है जी। और बिल्कुल यही चीज़ हम वल्लभ डोभाल की कहानी में एक में देखते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं जी। ये स्त्रियों का चरित्र है, पर्वत की स्त्रियों का चरित्र, कि वो अपने आप दुख पी लेती हैं, कष्ट सह लेती हैं, मगर मान और मर्यादा को बचाए रखती हैं। क्या बात है। वो ये नहीं चाहती कि हमारी मान मर्यादा पे फर्क आए। तो वल्लभ डोभाल की एक कहानी में बिल्कुल ऐसी स्थितियां हैं, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। पति उसका शहर में काम कर रहा है, वो अपने देवर घर में आया हुआ है पर्वत पे, तो वो बताते हैं कि मेरा छप्पर हमारा टूट गया है, इसका बस्ता लेना है, इसके कपड़े वो कहानी है। हाँ, सब कुछ बताती चलती है। जब देवर जा रहा है, उसको छोड़ने जा रही है, वो उसकी भाभी छोड़ने जा रही है गांव के सीमा तक जी, और छोड़ने जाती है और सब उसको बताती जाती है, देख हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है, उनसे कहना कि मदद करें, जल्दी भेजें पैसा, ये करें वो करें। और जब अंतिम सीमा पे पहुंचती है और वो विदा होने लगता है तो उससे कहती हैं कि जो भी मैंने तुझे कहा इसमें से कोई भी बात उनसे मत कहना। क्या बात है। वो परदेश में बैठे हैं, परेशान हो जाएंगे, यहाँ जैसे भी होगा हम यहाँ पर संभाल लेंगे या मैनेज कर लेंगे जी। और देखिए, शेखर जोशी की एक कविता है देवी का वन, उसमें भी यही संगीतात्मकता। अब आप पर्वतों पे जाएं, आप देखें
जब वो घास काटने या लकड़ी लेने जाती हैं एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से और गाना एक गीत गुनगुनाते हुए जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे घाटियों में, पर्वतों में वो गीत ही, संगीत ही गूंज रहा है जी। हर पेड़ गा रहा है, पौधा गा रहा है जी। तो ऐसे मौके पर तो देवी का वन जब आप पढ़ते हैं तो आपको वो दृश्य याद आते हैं। देवी के वन में वो कविता में वो जो स्त्री है वो घास काटने आई है और वो हंसुली से घास काट रही है और उसके जो घुंघरू बंधे हुए हाथ में वो बज रहे हैं। क्या तो वो जो संगीत उत्पन्न हो रहा है वो अद्भुत है, अद्भुत संगीत है जी। तो ये शेखर जोशी जिस तरह के कथाकार थे जी, पर्वतीय सरोकार उनकी कहानियों में हमें पर्वतीय अंचल की पूरी मोहकता के साथ उपस्थित दिखलाई देते हैं। जी, जी। शैलेश मटियानी थे जी, बहरहाल और भी हैं, जी, विद्यासागर नौटियाल जी थे। जी, तो इन सबके कहानियों में अलग अलग तरीके से पर्वत आया है। जी, जी। आपकी ही बात को जितेंद्र ठाकुर जी थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं नवीन कुमार नैथानी जी के पास जाता हूँ। और नवीन जी, इलाचंद जोशी से लेकर बल्लभ डोभाल, विद्यासागर नौटियाल, शैलेश मटियानी, आपने नाम लिए गिनाए, ये एक पूरी एक फहरिस्त है, एक बड़ी परंपरा है कथाकारों की जिन्होंने हिमालयी संवेदना की गहरी कहानियाँ लिखी और साहित्यिक जगत में हमारे पूरे इस अंचल को बहुत प्रमुखता से दर्ज करवाया। जब आप इन सारे कथाकारों को पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से इश्यूज़ हैं, कौन से मुद्दे हैं हिमालय के जो इनकी कहानियों में आए हैं? और उसी से जुड़ता सवाल आपसे ये भी, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे आलोचक भी हैं, तो ये जो नई पीढ़ी हमारी लिख रही है उसकी कथाओं में, उसकी कहानियों में आप उन मुद्दों को कितना उपस्थित पाते हैं? इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, इस सवाल का एक सीधा सा जवाब तो ये है, जो पहला सवाल आपका है जी, वो पहाड़ के कथाकार हैं तो पहाड़ का जीवन है जी, तो पहाड़ के जीवन के जो भी मुद्दे हैं वो सब अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में उस कालखंड में जो भी था जी, भाई। अभी जितेंद्र जी ने जो है वो जिक्र किया है कोसी का घटवार का ही, और उसी कहानी में आप देख लीजिए कि उसमें गर्मियों का जो मौसम है और उसका जो पूरा सिनारियो है कहानी का जी, उसमें बहुत खरड़ चल रहा है, बहुत धीमा धीमा है, पानी बहुत कम है, पानी की कमी है जी, और वो कहानी मतलब आज से 50 साल पुरानी कहानी है जी। यही नहीं बल्कि उनकी उससे पहले की जो एक बहुत शुरुआती कहानी है शेखर जोशी की जी, और उस कहानी का जो है कि राजे खत्म हो गए। हाँ, राजे खत्म हो गए। उस कहानी के अंदर सब फौजियों का जिक्र है जी, लोग फौज में जा रहे हैं और फौज से आ रहे हैं, वो बस के लिए वो बैठे हुए हैं जगह जगह जी, और वहाँ से कोई हाकिम आता उधर से, उसके लिए फिर सब चीज़ें जिक्र हो रहा है कि भाई वो यहाँ पर आएगा तो कोई क्या होगा, उसके लिए दूध चाहिए। तो जो राजे है वो जो लड़का है उसका वो पता नहीं कहाँ पर है वो जी, वो तो है ही नहीं, वो फौज से आया नहीं, उसकी इंतजार कर रही। तो फौज की जो पीड़ा है जी, ये इस तरह से उस कहानी में आई है। जी, उसी तरह से और आप और आगे देखिए आप शैलेश मटियानी जी कहानियाँ हैं जी, शैलेश मटियानी की कहानियों में तो पहाड़ के पूरा ही लगभग सारा उनके वैसे छोटे छोटे पात्र, क्योंकि शैलेश मटियानी की रेंज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रेंज है। उन्होंने सिर्फ पहाड़ की नहीं लिखी है, उन्होंने बाहर की भी लिखी है, जैसे शेखर जोशी ने भी लिखी जी। है। शेखर जोशी की भी जो है ज़्यादातर कहानियाँ तो बल्कि वो मजदूरों की और फैक्ट्रियों के बीच में, जो बड़े शहरों के बीच में है, कारखानों की कहानियाँ, डांगरी वाला बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जी, कारखानों की कहानियाँ हैं। ये पहाड़ के इश्यूज जो हैं वो हमेशा उन कहानियों में रहे हैं जी। अच्छा, इसी के साथ जैसे आपको दूसरा एक उदाहरण दें, हम पहाड़ की कोई ज़िंदगी के बारे में, जैसे मनोश्याम जोशी कुछ कहानियाँ हैं जो पहाड़ के नगरों की कहानियाँ हैं जी, उस तरह की कथाकार हैं, कहानियाँ ही नहीं, उनका उपन्यास है। कसब है, कसब पूरा जो है वो अल्मोड़ा में घटित होता है जी, जबकि उस पर पहली बार वो पहाड़ में आए मनोश्याम जोशी जी, नहीं तो उससे पहले तो उनकी जो कहानियाँ हैं वो कुछ पहाड़ के ऐसे लोग जो मैदानों में चले गए। बहुत प्रसिद्ध कहानी उनकी है सिल्वर वेडिंग। हाँ, सिल्वर वेडिंग जी, तो सिल्वर वेडिंग जो है वो महानगर में बसा हुआ, जो महानगर में कौन, जो पहाड़ का
पहाड़ का आदमी, पहाड़ का आदमी दिल्ली में बसा हुआ है और उसके जो है वो बच्चे जो है वो एक आयोजन कर रहे हैं सिल्वर वेडिंग का। तो उस कहानी में भी पहाड़ के वो पलायन के और प्रवासियों की जो समस्याएं हैं वो भी एक तरह से सामने आती हैं। तो पलायन का एक बड़ा इशू तो रहा है। पलायन जो है ये पहाड़ की कहानियों में, बल्कि इधर एक कहानी है दिनेश चंद्र जोशी की कहानी है बाखली जी। बाखली कहानी में जो है वो पूरा गांव वो वापस आता है जब अपने, तो पूरा का पूरा गांव उजड़ गया है और गांव उजड़ करके जैसे कुछ नहीं दिखाई देता। पहाड़ के जीवन की कुछ विकट स्थितियों की कहानियां हैं, कुछ कहानियां जो वहाँ के जो जीवन के साथ जो मुश्किलात हैं, जो मुश्किल हैं, उन चीज़ों पर कहानियां हैं। स्त्रियों का दुख दर्द है। अरे सबसे बढ़िया तो ये कहानी, इसका उदाहरण तो वो है विद्यासागर नौटियाल की कहानी है जी। विद्यासागर नौटियाल जी की तो क्या सारी जो टिहरी की कहानी है वो तो टिहरी से बाहर ही नहीं गए, वो तो लगातार वहीं की कहानियाँ लिखते रहे। उनकी कहानी है समय की चोरी। समय की चोरी में घसियारिनें हैं, वो घास काटने के लिए जा रही हैं और पहले तो उसके अंदर उसकी जो मुख्य पात्र है उसका वर्णन है, उसकी दिनचर्या का वर्णन है कि सवेरे किस समय वो उठती है, वो क्या करती है, फिर वो सारा दिन जो है वो लगातार ये कर रही है, वो फिर वो रात को ये करती है, रात से शुरू होता है, रात को ये कर रही है वो, और उस सब कुछ सारा लगातार लगी हुई है। सवेरे उठ करके फिर वो ये काम करती है, उसके बाद वो घास काटने जा रही है जी। अब घास काटने के लिए और घसियारिनों के साथ चल रही है जी। तो वहाँ घसियारिनें क्या हैं, वो छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं, लंबी नहीं है जी जी। और वहाँ घसियारिनें जो है वो घास काट करके कुछ घास जो है वो छुपा देती है। हर एक घसियारिन जो है थोड़ा थोड़ा घास काट करके छुपा देती है और वो इसलिए छुपाती हैं ताकि एक दिन ऐसा मिलेगा जिस दिन उन्हें घास न काटना, उनका गट्ठर बोझ पूरा हो जाएगा। वो रोज का घास काटते हैं, आज का गट्ठर बन गया, थोड़ा सा घास जो है वो और लगा दिया अलग से और उसको छुपा दिया। और जिस दिन जो है वो एक दिन बचाने के लिए वो उस घास के लिए, ताकि उस दिन वो आराम से अपने दुख दर्द तकलीफें उनको वो बयान कर सके। क्या बात, ऐसी ऐसी कहानी जो है नौटियाल जी के समय की जो कहानी है। तो इस वही नैथानी जी, मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि वो एक बहुत शानदार दौर, और उस दौर में जो कहानियाँ आई वो कालजयी कहानियाँ बन गई हैं। उनमें जो चरित्र अंकित हैं उन चरित्रों को हम आज भी नहीं भूलते, और वो पीढ़ी क्या नई पीढ़ी भी उन चरित्रों से ये जानती है कि कभी इस अंचल में इस तरह के लोग भी रहे होंगे। थोड़ा सा मैं विषयांतर करता हूँ और जितेंद्र ठाकुर जी, आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि एक वो दौर था नई कहानी का जिस दौर में इन सारे लोगों के साथ आप खुद भी कूद गए थे, और एक दौर आज का है। इन दो दौरों में क्या आप अंतर पाते हैं? जहाँ से नई कहानी हमारी शुरू हुई थी, क्या वो कहानी उसी डायरेक्शन में चल रही है या उसमें कुछ प्रकारांतर से आप कुछ परिवर्तन देखते हैं? हाँ, देखिए, शेखर जोशी के ही संदर्भ में मैं कुछ बातें बताऊं जी। शेखर जोशी का या जो नई कहानी का दौर था, और जब शेखर जोशी आए हैं तो उस समय ट्रेड यूनियंस का दौर था जी, और जो श्रम नीति बनी थी उससे कुछ असंतोष भी श्रमिकों में फैला हुआ था जी। तो शेखर जोशी उस असंतोष को लेकर अपनी कहानियों में आते हैं, और उन्होंने कारखानों का, श्रमिकों पर लिखने वाले और विरले होंगे, मुझे और कोई इतने ध्यान नहीं आते जी, मगर आपने लिखा। और जो डांगरी वाला की आप जिक्र कर रहे थे ना जी, उसमें एक समय का परिवर्तन लक्षित होता है कि बुफे, हाँ बुफे शुरू हो रहा है, तो वो कहेंगे डांगरी वाले कैसे खाएंगे, पेट नहीं भरेगा इनका, वो नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ज़मीन पर बैठकर और आराम से खाने का समय था। तो इस प्रकार की श्रमिकों के प्रति एक हेय भावना थी कि, तो उसको इन्होंने उस तरीके से वहाँ पर, और ये कहा है इन्होंने खुद शेखर जोशी ने कि डांगरी में अद्भुत विभूतियाँ हैं जिन्होंने मेरे जीवन को प्रेरित किया है। बहुत महत्वपूर्ण बयान है उनका ये जी, उन्होंने ये बात कही है। और देखिए, ये भी शेखर जोशी भी बाहर गए, पहले दिल्ली में रहे, फिर वहाँ रहे, और जो उनकी कहानी है पिघलता लोहा,
उसका मोहन भी बाहर जाता है जी मोहन ही है मेरा ख्याल है नायक उसका, जी वो भी बाहर जाता है और किस तरीके से उससे बेगारी ली जाती है मामा के यहाँ, पूरे मोहल्ला ही बेगारी लेने लग पड़ता है। जी तो वो जीवन के जो सत्य उन्होंने भोगे हैं जी वो उनकी कहानियों में हमें दिखाई देते हैं। जी और वो दौर था जी जब कमलेश्वर राजा निर्बंसिया लिख रहे थे, अमरकांत डिप्टी कलेक्टरी लिख रहे थे जी और शेखर जोशी चंद्रशेखर के नाम से उन दिनों लिखा करते थे। जी तो इनकी कहानियां भी शुरू हो गई थी जी और वो ढलता दौर था उसका नई कहानी का। भैरव प्रसाद गुप्त कहानी के संपादक हुआ करते थे। जी उसके बाद इलाहाबाद में एक सम्मेलन हुआ तो उसमें कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव बाकायदा तैयारी से गए और लेख लिख कर गए और उन्होंने वहाँ पर उसकी एकदम कहानी की दिशा को परिवर्तित कर दिया। जी मगर एक चीज़ नोटियाल जी मैं कहना चाहूँगा कि वो दौर था जब रचनाएं स्थापित होती थी जी और रचनाओं के माध्यम से रचनाकार स्थापित होता था। क्या बात है। सही बात। वो दौर था। जी पाठक का बहुत बड़ा मूल योगदान था और वो मूल्यांकन करता था पाठक कौन रचनाकार कैसा है। जी आज का दौर ये है कि रचनाकार को स्थापित किया जाता है, जी प्रायोजित है जी रचनाकार को ज़्यादातर स्थापित किया जाता है जी लेखन में भी, आलोचना में भी, जी और रचनाएं गौण हो जाती हैं। उससे सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे साहित्य में आ रही है, उस समय पाठक जिस तरह सीधा सीधा रचनाओं से जुड़ जाता था, आज पाठक उस तरह रचनाओं से जुड़ नहीं पा रहा है। जी दूसरी बात, उस समय संपादक से कब संबंध बनते थे रचनाकार के? जी जब वो कोई रचना भेजता था, जी संपादक उस पर विचार करता था, उससे प्रभावित होता था, उसे छापता था, तब रचनाकार का संबंध संपादक से बनता था। जी पर अब स्थितियां बदल गई हैं। जी। अब लोग बड़े कैलकुलेटिव तरीके से पहले संपादक से संबंध बनाते हैं, जी फिर अपनी रचना भेजते हैं। भेजते हैं। तो वो लिहाजदारी में कमज़ोर रचनाएं भी छपती हैं जी और उसके कारण पाठक हताश होता है और वो सोचता है अगर यही साहित्य है तो छोड़िए कुछ और देखें, टीवी देखें, मोबाइल देखें, यूट्यूब देखें, कुछ और देखें। जी तो इन स्थितियों से निकलना आज बहुत ज़रूरी हो गया है और अगर ऐसा नहीं हुआ जी तो वो समय भी आ सकता है कि जब साहित्य दर्शनीय वस्तु बन जाए, अजायब घरों में रख दी जाए। जी इसलिए रचना के महत्व को स्वीकारना और पाठक के दृष्टिकोण को समझना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है, जो उस समय ये समझी गई जी और ये चीज़ें आज समझने की हमें ज़रूरत है। जितेंद्र ठाकुर जी, आपकी तरफ से ये बयान बड़ा अलार्मिंग बयान है कि उस दौर में रचनाओं के ज़रिए लेखक स्थापित होता था और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उसमें ये है कि किसी तरह से लिहाजदारी में रचनाएं छप जा रही हैं, किताबें भी छप रही हैं तमाम, और लेकिन उनमें वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता नहीं है कि वो कहानियाँ या उन कहानियों में दर्ज चरित्र उस तरह की छाप छोड़ सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान आपकी तरफ से आया है और आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार जब इस तरफ इंगित करते हैं तो लगता है कि हमारे संपादकों को, जो प्रकाशक भी हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। नवीन कुमार नैथानी जी, जो अभी जितेंद्र ठाकुर जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, उसी सवाल को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ और वो मेरा ये सवाल आपसे है कि आप जब एक कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज़ ऐसी होती है कि वो कहानी आपके अंतस में उतर जाती है? और अगर शेखर जोशी की ही बात करें हम, तो जोशी जी की वो कौन सी कहानी है जो उन पैरामीटर्स में आपके अंतस में गहरी उतरी है, जिसको आप भूल नहीं पाते हैं?
क्या वो चीज़ें हैं जो एक कहानी को आपके अंदर उतार देती है? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जी। एक तो जो पहला सवाल आपका है जी। पहला सवाल, किसी भी कहानी के अंदर क्या चीज़ है जो अच्छी लगती है। जी। तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। अच्छा। अगर एक सीधा जवाब अगर आपको ढूंढना ही है तो वो शायद वो है संवेदना। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी। और संवेदना जो है वह साहित्य मात्र की जी। बुनियादी जरूरत है। जी। बिना संवेदना के, क्योंकि साहित्य जो है वो सिर्फ खाली रचनाकार का और उसके पीछे पाठक भी तो है ना। जी। तो पाठक कहाँ से आएगा, कहाँ से उसको ग्रहण करेगा, जी। और किस चीज़ से वो संवेदना के साथ ग्रहण करता है। जी। संवेदना के बाद ये तो एक बुनियादी चीज़ है। जी। दूसरी चीज़, एक बहुत सी रचनाएं जो है, अब मैं एक पाठक हूँ तो मुझे कुछ ऐसी रचनाएं भी अच्छी लगती हैं जिनके अंदर कोई नया सा विषय है एकदम, जो विषय अभी तक नहीं देखा, अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया, या कुछ ऐसी जगहों से वो चीज़ें उठाई गई हैं जो हमारी नज़र में नहीं पड़ती हैं। जी। वो सामान्य सी चीज़ दिखने वाली घटना है। जितिन ठाकुर की बहुत सारी कहानियाँ इस तरह जी। की। ठाकुर जी की कहानियाँ तो बहुत कहानियाँ हैं जी। जो बिल्कुल वहाँ से उठाती हैं कि जहाँ से आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जो है उसके अंदर, जैसे कहीं कोट है तो वो कोट ही जो है उसके साथ वो पूरी स्मृतियाँ और उन सब चीज़ों की दुनिया में आ जाती हैं। कुछ कहानियाँ अपनी समकालीनता की वजह से भी ध्यान खींचती हैं, क्योंकि समकालीनता ये एक ऐसा पत्थर है जिससे हर रचनाकार को टकराना पड़ता है। क्या बात है। बहुत अच्छी। जी। समकालीन होना सिर्फ सामयिक होना नहीं है जी। क्योंकि समकालीन एक पूरी परंपरा के साथ आता है। बहुत बड़ी बात है। जी। जब आप एक साहित्य का एक लेखक के तौर पर, लेकिन ये सवाल खैर आप क्योंकि एक पाठक के तौर पर है, तो एक पाठक के नज़रिए से भी मैं जो भी कुछ पढ़ रहा होता हूँ तो उसमें समकालीनता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसी रचनाएं जो उससे अलग, उसके पूरे मुहावरे से अलग हट करके कोई चीज़ आ गई तो वो रचना मुझे बहुत बहुत अच्छी लगेगी। जी। एकदम से ध्यान खींचती है। जी। कुछ रचनाओं का ट्रीटमेंट, कुछ रचनाओं का शिल्प, कुछ रचनाएं तो अपने कथ्य में इतनी अद्भुत होती हैं कि उनको कैसे भी आप लिख लीजिए जी। तो रचना बड़ी रचनाएं बन जाती हैं और वो भीतर तक लगती हैं। जी। तो इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। नहीं। जी। दूसरा सवाल, जो शेखर जोशी जी की कहानियों की जो बात करें तो भी अब यह तो चूँकि कोशिका खटवार तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है जी। उसमें तो एक एक चीज़, एक एक पंक्ति जो है। जी। हाँ, मुझे इनकी एक कहानी जो है वो मुझे विशेष रूप से प्रिय है। वो कहानी है उस्ताद। उस्ताद। जी। बहुत अच्छी। जी। बहुत अच्छी उस्ताद कहानी जो है, उस्ताद कहानी एक फैक्ट्री के अंदर की कहानी है और उसका जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें उस्ताद है जो एक लोगों को सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। तो पहले छोटे छोटे काम करवाता है और जो खास युक्ति है, खास डिवाइस को फिट करना है, उसकी समय वो हर एक को नहीं बताता आसानी से। उसके लिए उसको कभी कह देगा वहाँ चले जाओ, पानी ले आओ, कभी चाय ले आओ, कभी बोलता है कि तुम जरा वहाँ से जरा सा चाय पी करके आ जाओ। तो ये सीखना चाहता है, जो नरेटर है वो इसको सीखना चाहता है। ये कहीं बड़े उसमें से आया है तो उस फैक्ट्री में उसको काम सीखना है चूँकि, तो उस्ताद जो इस तरह से उसको सिखाता नहीं है। फिर धीरे धीरे करके क्या होता है कि एक दिन अब इसको जाना है और वो डिवाइस जो है बहुत कोशिश करता है। एक दिन ये मतलब उससे भिड़ ही पड़ता है उस्ताद से कि मैं ये करता हूँ कि मैं तो आज तो सीख करके रहूँगा और आप मुझे सिखाते नहीं हैं, ये नहीं करते हैं। तो उस्ताद फिर जो है कोई बहाना बना करके जो है इसको फिर वो नहीं सिखा। तो फिर ये कोशिश करता है कुछ हो। अब ये जा रहा है, असल में कहानी की शुरुआत होती है रेलवे स्टेशन से। जी। जो नरेटर है वो जा रहा है जी। और जा रहा है और बरान कोट पहने हुए जो है वो उस्ताद जो है वो वहाँ से चले आ रहे हैं बहुत तेजी से, हर एक डिब्बे में झांकते, क्योंकि शब्द शिल्पी जो है वो शेखर जोशी है कहानी में। क्या नहीं है कोई दूसरा लेखक मैंने नहीं देखा ऐसा जो पूरी इस जीवंतता के साथ उसका वर्णन करते हैं। तो आपको लगता है कि आप पूरा दृश्य जो है आपके सामने साकार हो जाता है कि वो एक एक डब्बे में जा रहे हैं, झांक रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं फिर। और तब जाते जाते ट्रेन छूटने में थोड़ा सा समय है, उस वक्त वो उसको बता देते हैं कि भाई ये ऐसे करना है
ओह क्या बात है। कि वो जो डिवाइस है वो इस तरह से लगेगी। उसका तरीका ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब मेरा जो कोई वो उस उस्ताद का नाम खराब हो। तो ये कहानी जो है अपने आप में मुझे बहुत पसंद है। उसकी बहुत लंबी इस कहानी की रेंज, इसके अंदर मनोवैज्ञानिक जो इसके जब आप विवरणों में पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक संकेत हैं और फैक्ट्री की जिंदगी है उसके बारे में साथ किस तरह से मजदूर रहते हैं, ये कहानी। नवीन नैथानी जी, शेखर जोशी ने खासकर जो कामगारों पर कहानियाँ लिखी हैं, वो चाहे डांगरी वाला हो, उस्ताद हो, तमाम दूसरी कहानियाँ भी, उसका एक उनकी प्रामाणिकता का एक बहुत बड़ा कारण शायद ये है कि वो स्वयं भी उस परिवेश से होकर गुजरे और स्वयं भी उन संघर्षों में लगातार शामिल रहे। डिफेंस के कारखाने में बाकायदा वो काम करते थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। जी जी हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो काम करते थे। तो यही कारण है कि इतना वो उस पर तथ्यपूर्ण और इतना प्रामाणिक ढंग से लिख पाए। जितेंद्र ठाकुर जी, नई कहानी के दौर की आपने शुरुआत में ही बात की थी। आज भी कहानियाँ लिखी जा रही हैं और आपका तो पूरा 5-6 दशकों का पूरा समय है। इतने समय से आप लगातार लिखते रहे हैं। एक पीढ़ी को आपने गुजरते हुए देखा है, एक पीढ़ी आपके सामने गुजर रही है लिखते हुए। क्या महसूस करते हैं कि वो जो पीढ़ी थी उसके लेखन में और आपके आज के लेखन में परिवर्तन तो आपने बता ही दिया। आज कौन से लेखक हैं जो आपको लगता है कि उस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, अगर उस पर आपकी टिप्पणी आ जाए? समय के साथ स्थितियां बदलती हैं, स्थितियों के साथ फिर रचनाएं बदल जाती हैं। तो ठीक उस समय की स्थिति, अब जो आंदोलन आए, नई कहानी आंदोलन आया, अकहानी आंदोलन आया, समांतर कहानी आंदोलन आया, तो इन सब आंदोलनों ने कहानी को केंद्र में रखा जी। मगर इससे एक नुकसान हुआ कहानी को, और वो ये हुआ कि एक खास इन सब आंदोलनों का एक खास फॉर्मेट था। अगर आप उसी फॉर्मेट के अंदर कहानी लिख रहे हैं तो आपकी चर्चा हो रही है। अगर उससे इतर आप कहानी लिख रहे हैं, अगर आपने मनोवैज्ञानिक कहानी लिखी तो समांतर कहानी में उसका कोई जिक्र नहीं होगा, और केंद्र में समांतर कहानी है तो वो उपेक्षित हो जाएगी। आपने उपन्यास लिखा, केंद्र में समांतर कहानी चल रही है तो उपन्यास उपेक्षित हो जाएगा। तो इन आंदोलनों से इस प्रकार का थोड़ा सा हिंदी साहित्य को नुकसान भी हुआ जी। आज ऐसा कोई एक आंदोलन नहीं चल रहा है जी कि आप कहें कि समांतर की तरह या नई कहानी की तरह या अकहानी की तरह। इससे विविधता भरा लेखन हमारे सामने आ रहा है। बहुत अच्छी बात है जी। योगेंद्र आहूजा अंधेरे में हंसी कहानी लिखते हैं जी। तो नवीन कुमार नैथानी चढ़ाई जैसी कहानी लिखते हैं जी। गर्माहट जैसी कहानी लिखते हैं जी। ठीक इसी दौर में ये और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश लिखते हैं जी। और पांव तले की दूब संजीव लिखते हैं जी। त्रियाचरित बिल्कुल अलग तरह की कहानी शिवमूर्ति लिखते हैं जी। जी। तो बिल्कुल अलग, क्योंकि कोई उनके ऊपर दबाव इस तरीके के नहीं है। जी। अखिलेश लिखते हैं चिट्ठी कहानी लिखते हैं, तो क्योंकि उस तरह का दबाव नहीं है कि इस फॉर्मेट में आपको कहानी लिखनी है। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से कहानियों को लिख रहा है जी। और वो बंधा नहीं है। नोटियाल जी, पता नहीं आपसे मेरी बात हुई या नहीं हुई जी। आप उस कहानी को पकड़ पाए या लिखी आपने है जी। मगर आप भी उस कहानी को पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। एक कहानी है जिसमें एक महिला और महिलाओं के साथ लकड़ी लेने या घास काटने जंगल में जाती है। उस पर भालू का आक्रमण होता है और उसका चेहरा विकृत हो जाता है और वो कई दिनों बाद घर आती है। तो उसका जो बच्चा है
उसकी जो बेटी है वो अपनी माँ को नहीं पहचानती, क्योंकि पहचानती तो वो विकृत हो गया चेहरा, चेहरे से है। तो वो बड़े द्वंद में है, बहुत परेशान है कि ये औरत कौन है जो अपने आप को मेरी माँ कह रही है। और वो माँ की व्यथा देखिए कि उसकी बेटी उसको नहीं पहचान रही है जी, और वो उसी घर में रह के अपनी बेटी से पराई बनी हुई है जी। तो किसी एक प्रकार के लेखन का दबाव न होने की वजह से जी, ऐसा है जी। अगर एक प्रकार के लेखन का दबाव होता, आप समांतर आंदोलन का टाइम होता, समय होता, जी, तो आप शब्द को गोली बनाने के लिए सारे हथियार तराश रहे होते। जी जी। जितेंद्र ठाकुर जी, आपसे ये सुनना बहुत सुखद है कि इस दौर में, जिस दौर में हम लिख रहे हैं, उस दौर में कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कहानी का, और इसीलिए विविधतापूर्ण कहानियाँ हमारे पास आ रही हैं। शेखर जोशी जी के बहाने हमने कहानी पर जो ये चर्चा की, ये बहुत लंबी जा सकती है, इतने सारे इसके डायमेंशंस हैं, इतने सारे, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। जितेंद्र ठाकुर जी और नवीन कुमार नैथानी जी, आप दोनों समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।